हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी लर्निंग पॉइंट। व्यूअर्स, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, जो कि क्लास 6 से शुरू होगी। तो आज कक्षा 6 का चैप्टर 1, जिसका टाइटल है कब, कहाँ, क्यों और कैसे, या कब, क्या, कहाँ और कैसे। तो डिटेल में ये समझाया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी इज़ द बेस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो चाहे आप सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं या यूपीएससी की, यह वीडियो सभी के लिए एक नींव का काम करेगी, क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर बनने वाला भवन मजबूत नहीं हो सकता। उसके साथ ही यह वीडियो 6 क्लास के बच्चों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सभी के लिए। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कब, क्या, कहाँ और कैसे, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, पहले लोग कहाँ रहते थे, भारत का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा, बीसी और एसी का क्या अर्थ होता है। तो इस तरह के पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, जो कि ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ाना। देखते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकते हैं कि इतना वर्ष पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, और साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं अतीत से। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुनते थे, कैसे नाटक देखते थे और कैसे कैसे गीत अतीत में गाए जाते थे। तो लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र दिया गया इसमें नीचे, तो मानचित्र से समझेंगे। मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी वो लोग वहाँ के बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि प्रकृति का जो खजाना वहाँ पर छुपा हुआ था उसके बारे में सभी कुछ जानते थे डिटेल से। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, यानी उसी पर डिपेंड करते थे वो पूरी तरह से। वे जानवरों का खेत भी किया करते थे। आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। ये देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ इधर पड़ेंगी। आगे है, ये देखिए इधर, ये हैं किरथर पहाड़ियाँ इधर। और इधर है ब्रह्मपुत्र नदी, गारो पहाड़ियाँ। और ये मध्य में है विंध्य पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सारे बीच में पड़ती हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। आगे लिखा गया है कि जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ किया था। यहाँ पर, इधर इधर की बात हो रही है, इधर किरधर पहाड़ियों की तरफ। यहाँ 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू जानवर के रूप में पालना भी शुरू कर दिया था। और लोग कहाँ पर रहते थे। गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे। गांव में। तो अधिक जनसंख्या कहाँ थी। गांव में थी। आगे देखते हैं। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, वो मैं भी बताया था आपको। विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ये रही इधर मिड में।
और उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ इधर। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास धीरे धीरे हुआ और जहाँ चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो वहाँ कौन सी फसल लगाई गई थी? चावल। उत्तर में स्थित थी जगह वो। आगे देखते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। अब सहायक नदियां क्या होती हैं? ये देखिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदी इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी सहायक नदियां किसे कहते हैं? जहाँ पर एक बड़ी नदी में कुछ नदियां आकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इन नदियों के किनारे बहुत सारे नगर फले फूले विकसित हुए। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, जरूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध देश के, यानी कि मगध देश के जो शासक थे वो शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, नदियों तथा समुद्र के कारण जोखिम भी उठाना पड़ा। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः लोग काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। क्योंकि उनको व्यापार करना होता था तो वो व्यापार हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी जहाजों के रास्ते तो कभी अपने काफिले लेकर इधर उधर जाया करते थे। इसके अतिरिक्त जो धर्मगुरु थे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते रहते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यहाँ यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। क्योंकि जैसे लोग इधर से उधर यात्राएं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो लोगों को एक दूसरे के स्थान के बारे में, वहाँ के विचार के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में आसानी से पता चल जाता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी ऐसा ही चलता रहा। फिर देश का नाम देखिए कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम, ये सारा इम्पोर्टेंट है, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये सारा जरूरी है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंद्रोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किन्होंने कहा? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था।
इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति का ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो पता चला कैसे जो ईरानी और यूनानी लोग आए थे सिंधु के जरिए, सिंधु को पार करके हिंदोस तथा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति है, कीर्ति होता है रचना, कीर्ति होता है रचना, तो ऋग्वेद में यहाँ पर इसका मिलता है वर्णन। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? देश के लिए किया जाने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से ले सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। कैसे अतीत के स्रोतों के बारे में पता लगा सकते हैं? स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? स्रोत हो सकते हैं, एक तरीका तो है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। दूसरा, ये पुस्तकें कैसे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी और इनको क्या कहा जाता था? पांडुलिपि इनको कहा जाता था। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से लिखना निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। अब यहाँ देखिए, ताम्र पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ नीचे दिया गया है। तो पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले मिली थी, पहले लिखी गई किताब के रूप में। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को यहाँ पर दिखाया गया। ये देखिए, ये है वो पांडुलिपि। अब नेक्स्ट देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में सहेज कर रखी होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य व कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि इनकी भाषा प्राकृत और तमिल हो सकती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे उस समय। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख, अभिलेख किन्हें कहते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर, अभिलेख पूछा जा सकता है। अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। किस पर करवाए जाते थे? कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी अभिलेखों में करवाया करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ये जरूरी हो जाता है पॉइंट यहाँ कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं थी, उनका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों व मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्वविद कौन होता है और ये किसका अध्ययन करते हैं? ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। कौन करते थे? पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप से वे बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों की बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या उनको ऐसा कोई अवशेष मिला होगा जो कपड़ों से संबंधित हो? तो पांडुलिपियों व लेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत यानी क्या क्या स्रोत होते हैं अतीत को जानने के लिए, क्या क्या स्रोत हैं जिनका हम यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। अतीत तो स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। और स्रोतों में ये सारी चीज़ें आती हैं, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्रोतों में आती है, जिनसे हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते चले जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं आगे, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक व कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों का जीवन, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन, तो सबका अलग अलग जीवन था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। उदाहरण के रूप में आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। और इसके विपरीत जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी खाद्य सामग्री उन लोगों पर निर्भर करती है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी इस तरह की बातें अतीत में भी हमें देखने को मिलती थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा किया करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा, क्योंकि शासक जो भी करते थे उसको अभिलेखित करवा देते थे, उसकी पहचान करवाते थे, उसको किसी न किसी तरीके से अतीत के लिए सुरक्षित रखते थे। लेकिन जो आम आदमी थे वो प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं कर पाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जानना शेष है। क्यों जरूरी हो जाता था? पुरातत्व के तरीके से या पुरातत्व से हमें क्यों मदद मिल जाती थी? क्योंकि पुरातत्व में पत्थर, ईंट से बनी इमारत, चित्रों, मूर्तियां आदि जो शेष मिलते थे, उनसे हमें इन आम आदमियों के जीवन के बारे में जानने का पता या मौका मिल जाता था। बर्तन मिलते थे, सिक्के, मोहर, आभूषण, इनसे क्या होता था कि हम आम आदमी, जो आम समाज था, उनके जीवन का इनसे पता चलता था। अब देखते हैं तिथियों का क्या मतलब होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की है गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा वर्ष के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अगर 2000 वर्ष कहा जाता है तो इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती है, यानी ईसा से पहले। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखते हैं, ये सारा इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, बीसी। अब बीसी को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहा जाता है। ऐसे ही इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह क्या होता है? एनो डामिनी नामक शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी जिस साल उसका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, उस वर्ष से तात्पर्य एनो डामिनी यानी एडी जब लिखा हुआ मिलता है। तो ये भी जरूरी, ये सारा ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर नोट्स के लिहाज से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग मिलता है।
CE फॉर कॉमन एरा। अब CE का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? कॉमन एरा, ये मतलब होता है BC का कॉमन एरा, तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में इस कैलेंडर का प्रयोग कब शुरू हुआ था? लगभग 200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग मिलता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। अब आगे देखते हैं लिपियां कैसी थी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। उनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सही अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग किया गया था। सभी के साथ समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में भी बदलाव आ चुका है। विद्वान यह जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता ज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। अब जो चीज़ें जिस लिपि में लिखी गई थी वो लिपि क्या थी और उस लिपि को समझना भी बहुत जरूरी था, तब ये पता लगाया जा सकता था कि उस लिपि में या उस भाषा में क्या लिखा गया है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में मिला है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि हाँ, राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। जिस फ्रेम में उनके नाम दिखाए गए हैं उसको क्या कहा जाता है? कारतूस कहा जाता है। नोट करने वाली चीज़ है, कारतूस किसे कहा जाता है। कारतूस आमतौर पर गोली या जो बारूद होता है उसको भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, यानी जो समानार्थ देती थी, समानार्थक। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने, यानी पहचान के संकेतों के रूप में उसमें बताया गया था। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयोग किए गए हैं तो वे आसानी से इन पांडुलिपि अभिलेखों को पढ़ सके। तो यहाँ जो सारे इम्पोर्टेंट वर्ड थे वो यहाँ पर दे रखे हैं। ये सारी तिथियाँ, ये सारी ज़रूरी हैं याद करने के लिहाज से, ये सारी चीज़ें और ये सारे तिथियाँ। ये इम्पोर्टेंट है कि कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब प्राप्त हुए थे? 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पहले। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। BC का क्या अर्थ होता है? AC का क्या अर्थ होता है? ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है। और इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसे ब्रज होम का इसमें जिक्र भीमबेट का, इसमें ये सारी पांडुलिपि जो मैंने बताया लैटिन शब्द मेनू हाथ से व्युत्पन्न, ताड़पत्र या भुर्ज नामक जो चीज़ें थी उन पर लिखे गए थे। ये सारी ज़रूरी बातें हैं। लिखित स्रोत क्या मिले हैं? महाकाव्य, कविताएं, ये सारे लिखित स्रोत में आते हैं। भाषा, संस्कृत, अभिलेख पत्र या धातु पर जो लिखे जाते थे, शासकों के आदेश थे, जो सारी विभिन्न भाषाएं और लिपियों में जो लिखे जाते थे वो सारे अभिलेख कहलाते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर एक बार समझ में नहीं आता तो इसको बार बार पढ़कर समझना चाहिए। तो इस तरीके से ये था लेसन नंबर 1 क्लास 6। और इम्पोर्टेंट तो था ही, ये तो मैंने पहले ही बताया था। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like my video please like and share, and if you have any query about this video please comment me, and subscribe my channel and घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए मेरी आने वाली वीडियो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। once again thanks for watching।